गुड मॉर्निंग क्लास। होपफुली आपका एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा होगा ऑनलाइन लर्निंग के अंदर। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप इसको रूटीन में फॉलो करेंगे, होपफुली आपको ये कोर्स बहुत हेल्प करेगा आपका सिलेबस कवर करने के लिए। आपका जितना भी लॉस हुआ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज वो चीज़ें समझाने की। आज हम सेशन 3 शुरू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का। हमने पहले दिन पे किया मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, उसकी फीचर्स के बारे में। फिर हमने किया मैनेजमेंट की जो हमारी पूरी की पूरी इम्पोर्टेंस रहेगी और ऑब्जेक्टिव्स रहेगी उसके बारे में। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है नेचर एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आज हम नेचर वाला ही टॉपिक कवर करते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, जो भी डिसिप्लिन होता है, सब्जेक्ट होता है, उसकी मेनली 2 ही तरीके से नेचर डिफाइन करी जाती है। जैसे हम लोगों को डिफाइन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं अच्छे बुरे में, इसी तरीके से सब्जेक्ट की जो नेचर है वो 2 ही तरीके की होती है, आर्ट और साइंस। ठीक है, कॉमर्स तो कोई नेचर नहीं है, हमने बना लिया है इसको, इन दोनों को मर्ज करके अपना बिजनेस चलाने के लिए। देखिए नेचर, अब अगर हम समझे नेचर ऑफ बिजनेस स्टडीज, अगर बिजनेस स्टडीज एक सब्जेक्ट है हमारा, या सॉरी नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो है बिजनेस में उसकी हमारी नेचर क्या है, एक जो हमने डिसिप्लिन बनाया चीज़ों को मैनेज करने के लिए, हम इसको किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे, इज इट आर्ट और इज इट साइंस, हम इसको आज यहीं पर समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आर्ट को समझते हैं। पहले हम ये समझे कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट। इस चीज़ का आंसर करने से पहले ये समझिए व्हाट डू वी मीन बाय आर्ट। आर्ट है क्या? आर्ट सिंपल सी चीज़ है। आर्ट किस चीज़ को कहा गया? इट इज़ ए थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट जो होती है इट इज़ अ पर्सनल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज एंड इट इंक्रीजेज विद प्रैक्टिस एंड, ठीक है, इट इज़ क्रिएटिविटी। आप जितना भी इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, जितनी भी आपकी क्रिएटिविटी है ये उतना ही ज़्यादा बेटर होती चली जाएगी। तो हम सबसे पहले समझते हैं आर्ट क्या है। तो पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी हम डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं वो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी पर्सनल जो है नॉलेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। आपने डांसर देखे हैं, आपने पेंटर देखे हैं, आप में से कई होंगे भी, आप आर्टिस्ट हैं। आप उस आर्ट फॉर्म में जाकर अपने देखिए, आप उस आर्टिस्ट के तरीके से देखिए कि आर्ट है क्या। आपकी जो भी नॉलेज है, आप एक डांसर के तौर पर या आप सिंगर हो, आप ये सोचिए कि एज एन आर्टिस्ट आप क्या कर रहे हो। आपकी जो भी नॉलेज का लेवल है वो नॉलेज आपने कहीं से भी गेन करी हो, आपने टीवी से ली हो, आपने अपने पेरेंट्स से सीखी हो, किसी से टीचर से सीखी हो, कहीं से भी जैसे भी आपने वो नॉलेज गेन करी हो, आप उस नॉलेज को प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हो, अपनी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप उसको पर्सनली अप्लाई कर रहे हो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। दैट मेक्स यू आर्टिस्ट। तो वही चीज़ होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज जो है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए, ये हमारी हो गई आर्ट हो गई। तो आर्ट की डेफिनेशन है, आर्ट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है, टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। हमने अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए अपनी जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको पर्सनली अप्लाई किया। अब ये पर्सनल एप्लीकेशन वर्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप ये सोचिए कि आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं जिनको आप पेंटिंग या ड्राइंग सिखा रहे हो। अब अगर आप उनको पेंटिंग ड्राइंग सिखा रहे हो, उसके बाद आप उनकी एक क्लास लगाते हो, आप उनको कोई सीनरी पेंट करने के लिए कहते हो, क्या वो सभी बच्चे किसी एक गिवन सीनरी को दिखाने के बावजूद, एक आप उनको आर्टिकल दे दो उसको पेंट, उसके बारे में ड्राइंग बनाने के लिए, क्या वो सब एक जैसा बना पाएंगे? सबका अलग अलग होगा। आप सबको डांस सिखाओ और फिर उनको किसी एक नए सॉन्ग पर जो है डांस प्रिपेयर करने के लिए कहोगे, तो क्या सब एक तरीके के मूवमेंट करेंगे? नहीं, उन सबकी पर्सनालिटी उस चीज़ में रिफ्लेक्ट होगी ही होगी, एक ही तरीके की। तो आर्ट के अंदर आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा, और यही चीज़ आर्ट को एक ओरिजिनल पीस बना देती है। मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं वो समझने से पहले हम डिफाइन कर रहे हैं कि आर्ट है क्या।
तो आर्ट आपकी थियोरेटिकल नॉलेज का पर्सनल एप्लीकेशन है। एंड नो डाउट जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितनी हमारे अंदर क्रिएटिविटी होती है उस आर्ट को लेकर, हम उतने ही बेटर रिजल्ट डिलीवर कर पाते हैं। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, इसकी तीनों फीचर के ऊपर। अब हम समझते हैं मैनेजमेंट एज आर्ट। हमने इसकी 3 फीचर जो है वो बनाई। सबसे पहले थियोरेटिकल नॉलेज। देखिए किसी भी तरीके की आर्ट ले लें तो उस आर्ट को सीखने के लिए एक प्रॉपर लिटरेचर जो है, जितने भी पुराने लोग रहे हैं उस स्ट्रीम के, उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को सबको एक्यूमुलेट किया है, एक सब्जेक्ट की फॉर्म में बनाया है। आप डांस को पूरा का पूरा, उसका पूरा थियोरेटिकल नॉलेज के लिए कितना सारा लिटरेचर वगैरह पढ़ सकते हो। पेंटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। थियोरेटिकल नॉलेज हर एक तरीके की आर्ट फॉर्म की रही है और हम उसको सीखने के लिए उसको गो थ्रू जाते हैं कि पुराने टाइम से जिसने ये किया था वो सब क्या था, उनकी अप्रोच क्या थी इस आर्ट की तरफ। ठीक है, तो ये है थियोरेटिकल नॉलेज। तो मैनेजमेंट के अगर हम अंदर फीचर देखें कि मैनेजमेंट इस पैरामीटर के ऊपर आर्ट है या नहीं है, तो बिल्कुल है। मैनेजमेंट को सीखने के लिए भी आप पढ़ तो रहे सब्जेक्ट की फॉर्म में। सेकेंड यूनिट में जब आएंगे तो हम पढ़ेंगे कि पुराने जो सबसे ज़्यादा इसके थिंकर्स रहे हैं वो क्या सोचते हैं मैनेजमेंट के बारे में। आज भी आप किसी सक्सेसफुल मैनेजर का इंटरव्यू देखते होगे तो एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे, मैनेजमेंट के बारे में क्या बताना चाहोगे, नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या सिखाना चाहोगे। तो दैट्स व्हाट मैनेजमेंट इज़। मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट में थियोरेटिकल नॉलेज का रोल रहता है जैसे कि आर्ट में है। तो एवरी आर्ट हैज़ अ थियोरेटिकल नॉलेज एंड मैनेजमेंट ऑल्सो हैव अ थियोरेटिकल नॉलेज बेस। तो इसका भी थियोरेटिकल नॉलेज बेस आता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज ये आर्ट में भी है और ये मैनेजमेंट में भी है। तो इस पैरामीटर पर मैनेजमेंट आर्ट होती है। अब बाकी चेक करते हैं। पर्सनल एप्लीकेशन। हर एक आर्ट में हमने कहा पर्सनैलिटी का रोल होगा ही होगा। बहुत सारे पर्सनल जो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कहते हैं। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, it means your personality is going to reflect in your art, whatever you learn, but when you perform your personality is going to be reflect into that performance। आपकी परफॉर्मेंस में वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी आएगी ही आएगी। तो ये चीज़ होगी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है आप अपनी नॉलेज को पर्सनल लेवल के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर, जो भी आपके अंदर बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनके डांस के अंदर भी कई बार वो चीज़ें आती हैं। कोई बहुत खुलकर अपना डांस कर रहा होता है, किसी के अंदर एग्रेशन ज़्यादा है, वो उसकी आर्ट फॉर्म में निकलेगा ही। आप एक ही नेचर को किसी को ड्रॉ करने के लिए दे दो, कोई किसी तरीके के डल कलर यूज़ कर रहा है, कोई थोड़े लाइट कर रहा है, कोई बहुत ब्राइट कॉम्बिनेशन बना रहा है। ये सब उनकी पर्सनालिटी, उनका अपना बिलीफ सिस्टम, उनके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, थॉट प्रोसेस है, उसमें आएगा ही। सेम मैनेजमेंट में है। अब कितने सारे स्टूडेंट हर साल लाखों के नंबर में कॉमर्स स्ट्रीम में होते हैं जो मैनेजमेंट को एक साथ पढ़ रहे हैं, वही कोर्स की गो थ्रू जा रहे हैं। लेकिन आप फ्यूचर में जब मैनेजर बनने वाले हो, आप डिसीजन लेते समय आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। सभी एक जैसे डिसीजन नहीं लेंगे, अपने एम्प्लॉय से एक तरीके से बात नहीं करेंगे, अपने क्लाइंट्स को एक ही एस्पेक्ट्स पे डील नहीं करेंगे। सबकी पर्सनालिटी उनका साथ देगी ही देगी। तो जैसे आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन रहता है, तो मैनेजमेंट के अंदर आर्ट की ये फीचर भी 10 on 10 मीट होती है। तो आर्ट मैनेजमेंट यहाँ पर भी बनती है। लास्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप कितने भी अच्छे डांसर क्यों ना हो, कितने भी अच्छे पेंटर या सिंगर, आप लगातार 5 या 10 साल तक चीज़ें ना करके देखो, आप वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं कर पाओगे जब नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करोगे। क्योंकि हर एक आर्ट का जो बेस रहता है वो रहता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस इसके अंदर आर्ट के लिए ज़रूरी है एंड क्रिएटिविटी। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस खूब करते रहेंगे लेकिन उनका इनबिल्ट क्रिएटिविटी नहीं है उस चीज़ को लेकर। कोई बहुत क्रिएटिव होता है, उसको आपने एक स्टेप सिखाया, 4 वो खुद से बना लेता है। ये क्रिएटिविटी है कि आपकी इंटरनल जो सिस्टम है वो भी सपोर्ट कर रहा है उस आर्ट को, तभी आप क्रिएटिव हो पाते हो। यू कैन ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू द थिंग विच यू हैव लर्न। तो आपने जो कुछ सीखा उसमें नया क्या ऐड कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को हम हर साल सिखा रहे होते हैं मैनेजमेंट, लेकिन जब हम उनको क्वेश्चंस लिखने के लिए दे रहे हैं वो इतने बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं, उनका प्रेजेंटेशन इतना सही होता है, वो चीज़ होती है क्रिएटिविटी। मतलब उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। तो क्रिएटिविटी है चीज़ों को समझना, उसको समझाना। जब आप उस चीज़ से कनेक्ट कर पाते हो तो आप क्रिएट भी कर पाते हो। देखिए, टू करेक्ट ए थिंग यू हैव टू कनेक्ट विद दैट।
तो कनेक्शन के बाद करेक्शन आता है, और करेक्शन जो आना शुरू होता है ना, वही आपका क्रिएटिविटी आनी शुरू हो गई उस चीज़ को लेकर। यही चीज़ होती है आपकी मैनेजमेंट जो है उसकी फीचर हो। मैनेजमेंट में आर्ट की ये फीचर है नहीं, तो मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है। जितना ज़्यादा आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करते चले जाओगे, जितना आपको टाइम हो जाएगा मैनेजमेंट करते हुए, आपकी मैनेजमेंट में उतना ही ऊंचाई आनी शुरू हो जाएगी। आपकी मैनेजमेंट में नई ऊंचाई पर जानी शुरू हो जाएगी मैनेजमेंट स्किल्स। जितनी आप में क्रिएटिविटी है, जितना आप पैशनेट हो मैनेज करने के बारे में चीज़ों को, उतना ही बेस्ट कर पाओगे। तो आर्ट की हमारी 3 फीचर्स हैं, और तीनों की तीनों हम देखते हैं कि मैनेजमेंट में है। तो मैनेजमेंट में ये फीचर भी है। ये कहा गया है मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट। तो मैनेजमेंट तो हम करते ही आए हैं अपने घरों में, अगर हम देखें मैनेजमेंट करते आए हैं चीज़ों को, बिजनेस को, अपने रिलेशन को, सब में कहीं ना कहीं थोड़ा मैनेजमेंट तो है ही। शुरू में ही कहा था, जैसे हम कल कर रहे थे, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट। तो हर चीज़ में मैनेजमेंट तो है ही जब वो चीज़ें कामयाब हो गई। तो इतना ही है कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। तो आर्ट क्या है ये समझा हमने। आर्ट क्या है, कोई भी थियोरटिकल, उसमें आर्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज होना चाहिए, मैनेजमेंट में है। फिर कहा कि मैनेजमेंट के अंदर जो है वो आपका पर्सनल एप्लीकेशन जो होती है वो होती है आर्ट। मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में है। और उसके बाद है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी करेंगे हमारी आर्ट में, उतना ज़्यादा निखार आता जाएगा। सेम मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। तो हम इन पैरामीटर पर कहें कि हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे, तो इज़ मैनेजमेंट आर्ट और नॉट, इट इज़ कंप्लीट आर्ट। तो इसमें आर्ट तो सारी है ही है। जिस तरीके से एक आर्ट जो होती है उसमें आप अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहे हो, तो सेम मैनेजमेंट के अंदर भी चलता है। तो आर्ट के फ्रंट पर अगर कहें तो मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है, और कंप्लीट आर्ट है पूरी तरीके से। एक जैसे एक आर्ट होता है, आपको इसमें स्टेटमेंट में आ जाए कि जिस तरीके से एक फ्रेंड है वो डांसर है, बहुत अच्छा पेंटर है, फिर एक मैनेजर है वो बताता है अपने काम के बारे में, तो वो कहता है कि आप तो बिल्कुल मेरी तरीके से ही काम करते हो, कहीं ना कहीं मेरे काम में और आप में सिमिलैरिटी है, आप भी वही नॉलेज यूज़ कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी भी आपके काम में रिफ्लेक्ट हो रही है। और लास्ट चीज़ हो रही है कि जितना हम प्रैक्टिस करते गए, क्रिएटिव होते गए, उतना हम बेटर रिजल्ट डिलीवर कर पाएंगे। तो पेंटर में, आर्टिस्ट में, किसी एक्टर में और एक मैनेजर में क्या सिमिलरिटी है, दोनों ही किसी ना किसी, दोनों ही एक आर्ट फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट आर्ट है पूरी तरीके से। अब समझते हैं साइंस के बारे में कि मैनेजमेंट की नेचर में साइंस है या नहीं है। तो मैनेजमेंट जो है वो साइंस है या नहीं है, तो इससे पहले सबसे पहले समझिए कि साइंस किसको कहेंगे। साइंस में थ्योरेटिकल नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड अपॉन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और दैट एस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसको यूँ समझिए, साइंस आपने पढ़ी, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, वो सब साइंस है। हमें कोई मैजिक नहीं लगता कि चीज़ ऊपर से अगर डाली जाए वो नीचे आ रही है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें उसके पीछे की साइंस पता है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक पावर है वो काम कर रही है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्लियर है, इसीलिए हमें कोई मैजिक नहीं लगता है उस चीज़ों में। आप कोई बीमार होता है, डॉक्टर उसको मेडिसिन दे रहा है, उसके बाद वो क्योर हो रहा है, वहाँ पर हमें कोई मैजिक नहीं लग रहा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि हमें पता है कि मेडिकल एक साइंस है जिसने एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिल्टअप किया है कि ये चीज़ की कमी होने की वजह से या इस चीज़ की वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम अराइज हुई है, और हम इस चीज़ को इस तरीके से क्योर कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ साइंस होती है। तो कोई भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एस्टेब्लिशेस कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दैट इज नोन एज साइंस। तो साइंस को हम कोई भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहें, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक पूरा का पूरा सिस्टम से हमें पढ़ाया जा रहा है। नॉलेज जो है वो पूरे सिस्टमेटिक है, कोई इस तरीके से नहीं इधर से आया उधर से आया। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, उसके अपने प्रिंसिपल और थ्योरीज होते हैं जो पूरे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस होते हैं। सब कुछ बहुत सिस्टमाइज्ड है। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वाली बात हो गई। फिर उसके बाद होते हैं कि प्रिंसिपल जो होते हैं उसके, उन्होंने कहा नहीं कि मान लो, साइंस वालों ने कहा मानने की जरूरत ही नहीं, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो उनके जितने भी प्रिंसिपल होते हैं साइंस के, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। आप
एक्सपेरिमेंट जो है वो करके देख सकते हो, पूरे एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं और इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। तो जैसे हमने आर्ट्स के बारे में पढ़ा था कि उसकी 3 फीचर्स होती हैं, और अगर मैनेजमेंट में हमने देखा तीनों फीचर है तो मैनेजमेंट एक कंप्लीट आर्ट हो गई। अब हम समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस है या नहीं है। तो मैनेजमेंट साइंस है, इसमें भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक ऐसी नॉलेज जो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस है। इसमें हमें कोई भी चीज़ मानने के लिए नहीं कहा गया, उन्होंने सारी की सारी जो वो नॉलेज है वो एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड है। आपने चीज़ों को अप्लाई करके देखा है, फिर उस नॉलेज को अप्रूव किया है। और तीसरी चीज़ है यूनिवर्सल वैलिडिटी है। देखिए, आग में हाथ आप डाल लीजिए, ठीक है, किसी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर डाल ले, दोनों के सबके हाथ ही जल रहे हैं, वहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है साइंस में। साइंस ऐसी नहीं है कि एक पर अप्लाई हो रही है दूसरे पर नहीं हो रही। साइंटिफिक फैक्ट्स वही माने जाते हैं जिनमें यूनिवर्सल वैलिडिटी है। अब ये चीज़ें हम देखते हैं कि मैनेजमेंट में ये तीनों फीचर्स हैं या नहीं। अगर ये तीनों फीचर्स हैं तो मैनेजमेंट साइंस हो जाएगी, नहीं तो मैनेजमेंट साइंस नहीं है। सबसे पहली बात करते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एक सिस्टम ऑफ नॉलेज होता है हर एक साइंस के पास, कि वहाँ पर उसके पास जितनी भी थ्योरीज और प्रिंसिपल हैं वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में बंधी रहती हैं। उन्होंने जो आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी सिखाया, उन्होंने जो इवेपोरेशन बताया कि इतने डिग्री पे पानी फ्रीज हो जाएगा, इतने पर इवेपोरेट हो जाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में बिल्कुल स्ट्रिक्टली टाइड अप हैं। मैनेजमेंट के अंदर थियोरेटिकल सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात कहें तो हमने भी अपने थ्योरीज और प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे आगे, वो सारे के सारे पूरी तरीके से क्या है, अगेन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में भी है। तो साइंस के ये फीचर जो है ये तो मैनेजमेंट में भी है। दूसरी बात आती है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं कि साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड है। उन्होंने सारी चीज़ों को, कि न्यूटन ने जब एप्पल को गिरते हुए देखा तो उन्होंने वहीं पर नहीं कह दिया कि मेरे को लॉ ऑफ ग्रेविटी मिल गया। उन्होंने बार बार हज़ारों लाखों चीज़ों पर वो चीज़ अप्लाई करके देखी, तब उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात मानी कि हाँ ये इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो सारे ही प्रिंसिपल साइंस के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में है। मैनेजमेंट की जहाँ तक हम बात करें तो मैनेजमेंट में भी बहुत सारे प्रिंसिपल, हमारे सारे ही प्रिंसिपल जो हैं ऑब्जर्व करे गए हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कॉमर्स में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं जाएंगे मैनेजमेंट में जितने कि साइंस के जाते हैं। वहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने प्रिंसिपल लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात की, हमेशा नॉर्मल सिचुएशन में एक प्री डिटरमाइंड, मतलब एक पहले से निर्धारित ऊंचाई तक चीज़ उछाली जाए तो वो नीचे वापस आ रही है। वो प्रिंसिपल हर जगह, हर देश में, हर सिचुएशन में अप्लाई हो रहा है। लेकिन कॉमर्स के अंदर हम अगर प्रिंसिपल की बात करें, जैसे एक प्रिंसिपल होता है यूनिटी ऑफ कमांड, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड की, एक व्यक्ति को एक समय में एक से ही आदेश मिलना चाहिए। अगर उसको एक समय में एक से ज़्यादा दो लोगों से आदेश मिल रहे होते हैं तो वहाँ पर ईगो क्लैशेज आने की, काम के पूरा ना होने की, कन्फ्यूज़न की पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल नॉर्मली अप्लाई होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पर हमारा वो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल हम वायलेट होते देखेंगे या उतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन हम नहीं आते हुए देखेंगे। तो ये जो चीज़ होती है ये डिफरेंट हो जाती है कि हमारे भी प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हैं, लेकिन हमारे तो ये तो 10 on 10 हम नंबर दे देंगे कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो जैसी साइंस वालों की है वैसी हमारी भी है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होने के बाद भी सेम रिजल्ट हर एक बार दे दे कि हर बार आप यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करो और आपको पहले जैसे रिजल्ट मिले, नहीं। देखिए, यहाँ पर डिफर होता है। साइंस जो काम कर रही है वो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ काम कर रही है। मैनेजमेंट जो काम कर रही है वो लाइव जो है वो ह्यूमन बीइंग के साथ कर रही है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ काम कर रही है, जो हाईली डायनामिक है। चीज़ों की प्रॉपर्टी नहीं बदल रही है। पानी पहले भी H2O था, उसके वही प्रॉपर्टी है, उसकी वही नेचर है। लेकिन ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा डायनामिक है। एक बार वो किसी तरीके के मूड स्विंग में है, दूसरी बार किसी दूसरी तरीके से है, एक बार उनके सेटिस्फेक्शन का लेवल कहीं और है, दूसरी बार कहीं और है। तो यहाँ पर ये डिफर करेगा ही करेगा, इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं। और थर्ड और लास्ट हमारी हो जाएगी यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि हर जगह अप्लाई हो रहा है। तो साइंस के प्रिंसिपल जैसे हमने आग का एग्जांपल दिया, पानी का दे लीजिए, या हम ग्रेविटी की बात कर लें, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, हर जगह अप्लाई हो रही है। लेकिन क्या मैनेजमेंट में यूनिवर्सल वैलिडिटी है?
देखिए नॉर्मली तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी हर जगह अप्लाई हो रहा है, हमने कहीं भी किया था फीचर्स के अंदर, मैनेजमेंट परवेसिव है, छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट सब में अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात जहाँ तक आती है, बहुत बार कुछ सर्कमस्टांसिस के अंदर वो नहीं अप्लाई हो पाता है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी और पर्सनल एप्लीकेशन, इन चीज़ों में हम कह देंगे कि कुछ सर्कमस्टांसिस के अंदर हमारे मैनेजमेंट वही रिजल्ट नहीं अचीव कर पाते जो करते हैं। मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से साइंस नहीं है, इट इज़ सॉफ्ट और सोशल साइंस। हम ये तो नहीं कहेंगे कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ साइंस, बिकॉज इट कंटेन्स मैनी फीचर्स ऑफ साइंस। इसके अंदर साइंस की तीनों ही फीचर ये पूरी तरीके से, और ये सोचिए ये 60 to 80% तो होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि मैनेजमेंट जो काम कर रही है वो डायनामिक ह्यूमन बिहेवियर के साथ काम कर रही है। इसलिए हमारी मैनेजमेंट जो है वो साइंस, प्योर साइंस तो नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री की तरीके से, तो प्योर साइंस नहीं है जैसे कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, लेकिन हम इसको सॉफ्ट और सोशल साइंस जरूर कहेंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये साइंस ही नहीं है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार है आपने चीज़ें सही तरीके से मैनेज कर दी, कोई ना कोई साइंस काम कर रही है, लेकिन वो उससे ज़्यादा बिगर साइंस है। देखिए साइंस में आप निर्जीव चीज़ों के साथ काम कर रहे हो जो बहुत आसान है, जो अपनी नेचर नहीं बदल रहे हो। मैनेजमेंट में आप जीते जागते लोगों के बिहेवियर के साथ काम कर रहे हो जिनकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा बदलती रहेंगी। तो लोगों को मैनेज करना चीज़ों को मैनेज करने से हमेशा मुश्किल रहा है और रहेगा। इसीलिए मैनेजमेंट उस साइंस से भी बिगर साइंस बन जाती है। तो मैनेजमेंट एक्टफुली हमने कहा था यही चीज़ बनाती है मैनेजमेंट को सॉफ्ट और सोशल साइंस। तो मैनेजमेंट इज नॉट ए प्योर साइंस लाइक केमिस्ट्री और फिजिक्स, इट इज सॉफ्ट साइंस, इट इज अ सोशल साइंस एज इट वर्क्स विद डायनामिक ह्यूमन बिहेवियर। तो हमने आज किया नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने बताया इट इज कंप्लीट आर्ट बट इट इज सॉफ्ट और सोशल साइंस। आर्ट की तीनों ही चीज़ें इसके अंदर पूरी हैं। आर्ट के हमने 3 पैरामीटर देखे। आर्ट के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज देखा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन देखा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी देखा। लेकिन इसमें हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट में जब साइंस पर आए तो हमने देखा तीनों फीचर्स में से फर्स्ट फीचर पूरी तरीके से है, लेकिन बाकी दोनों फीचर्स कंपैरेटिवली कम है। सबसे बड़ी चीज़ वही है कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और परिणाम संबंध की चीज़ ऊपर से नीचे क्यों गिरी। साइंस वालों ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि ग्रेविटी का नियम काम कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दे सकते कि ऐसा अगर हम कर देंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा यही आएगा, अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मैनेजमेंट को साइंस जो है सॉफ्ट नेचर की या सोशल नेचर की। तो आज का हम इतना ही कर रहे हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। केस स्टडीज़ में आपको कई बार यही आइडेंटिफाई करना रहता है कि मैनेजमेंट जो है इसकी कौन सी फीचर या उसकी नेचर कौन सी आइडेंटिफाई हो रही है, तो आर्ट होगी या साइंस होगी। ओके, जो आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।